हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये देखेंगे कि समुच्चय का पूरक समुच्चय क्या होता है, यानी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट डिस्कस किया जाने वाला है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पूरक अर्थात जिसके द्वारा कोई चीज़ पूरी हो जाती है। तो आइए देखते हैं कि इसमें इस पूरक शब्द का क्या अर्थ है, पूरक समुच्चय क्या होता है, उससे संबंधित कुछ गुणधर्म हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, उनका भी यहाँ पर अध्ययन किया जाएगा। और कुछ और भी थ्योरम्स हैं जैसे कि डिमॉर्गन्स लॉ वगैरह, तो उनको भी यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो सबसे पहले आपको यहाँ पर स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, डिफिनीशन बताई जा रही है कि गिवन अ सेट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। जैसे कोई सेट हमारे पास ए गिवन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट यू बट नॉट इन ए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या कहा गया है कि ए का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो एक ऐसा सेट होगा, या यूं कहें कि यूनिवर्सल सेट के ऐसे अवयवों का समुच्चय होगा जिसमें ए के अवयव उपस्थित नहीं रहेंगे। तो इसको हम लोग राइट कैसे करते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं जैसे कि ए के ऊपर एक छोटा सा सी लगा हुआ है, तो सी स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर डैश भी लगाया जाता है, जैसे ए इस तरीके से डैश, ए डैश उसका मतलब हो जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यानी ए का पूरक समुच्चय। तो ये क्या है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर देखिए, सांकेतिक रूप में यहाँ पर एक लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इक्वल टू यू, उसके बाद ये स्लैश लगा हुआ है, फिर ए है। दरअसल ये आगे इसका भी आपको मीनिंग बताया जा रहा है, ये एब्सोल्यूट कॉम्प्लीमेंट की बात की जा रही है। देखिए, कॉम्प्लीमेंट को हम लोग एब्सोल्यूट कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, चूँकि एक रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट की भी अवधारणा है जिसको अभी आगे समझा जाएगा। तो यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है आपके पास, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इसमें जो इस तरीके से यू स्लैश ए लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि यू से ए को घटाना है, यानी यू माइनस ए। चूँकि यू के ऐसे अवयव जो ए में ना हो वही कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए में आएंगे। तो इसको फॉर्मली इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, एक सेट है जिसमें आपको ये दिया गया है एक्स बिलोंग्स टू यू सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। ये देखिए, जो लाइन है ये सच दैट के लिए इस्तेमाल की जाती है। कभी कभी दो पॉइंट्स इस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं, या फिर कभी कभी इस तरीके से लाइन भी इस्तेमाल की जाती है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स विच बिलोंग्स टू यू सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, यानी एक्स यू में तो होगा लेकिन एक्स ए में नहीं होगा। यानी यूनिवर्सल सेट के ऐसे अवयवों का समुच्चय जो ए में ना हो उसी को हम क्या कहेंगे, ए डैश कहेंगे, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कहेंगे, यानी ए का पूरक समुच्चय कहा जाएगा। और इसका मतलब क्या हुआ, यू माइनस ए। चूँकि यू माइनस में भी ए में भी हम यही प्रक्रिया करते हैं, तो इसी को हम एब्सोल्यूट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए भी कह रहे हैं यहाँ पर। और इसको इस तरीके से नोटिस किया जाता है, कई बार हम लोग इस तरीके से बार भी लगा देते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, या फिर डैश लगा देते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को देखिए और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, इन सेट थ्योरी द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट रिफर्स टू एलिमेंट नॉट इन ए, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स का जो ए में ना हो और कहाँ पर हों, यू में हों। When all sets under consideration are considered to be subsets of a given set U, क्योंकि आप पहले से ही जानते हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। हमारे कंसिडरेशन यानी कि चर्चा में जितने भी समुच्चय सम्मिलित हैं वो सभी के सभी सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट के क्या होते हैं, उप समुच्चय होते हैं। तो यहाँ पर वही बात कही गई कि हमारे जो कंसिडरेशन में जितने भी सेट हैं वो सभी सेट जो हैं वो सबसेट होंगे, किसके होंगे, यू के सबसेट होंगे। देन द एब्सोल्यूट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो उस समय ए का जो कॉम्प्लीमेंट यानी एब्सोल्यूट कॉम्प्लीमेंट कहें या केवल कॉम्प्लीमेंट कहें, देखिए एक ही बात है, केवल कॉम्प्लीमेंट कहा जाए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यानी ए का पूरक समुच्चय, या फिर एब्सोल्यूट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कहा जाए तो भी वही बात है। इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स इन यू बट नॉट इन ए, यानी ऐसे अवयव जो यू में है लेकिन ए में नहीं। अब यहाँ पर जैसे अभी आपको बताया गया था कि रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट की भी बात आती है, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा नोटिस किया गया, हालांकि इसका आपके यहाँ पर कोई विशेष
सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया गया, लेकिन फिर भी एक नॉलेज की पर्पज से इसको बताया जा रहा है यहाँ पर कि देखिए जैसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट कॉम्प्लीमेंट, उसी प्रकार से रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट भी होता है, जो कि एक प्रकार से डिफरेंस है, जैसे आपने अभी पढ़ा है a माइनस बी, बी माइनस सी, इस तरीके से। तो आइए समझते हैं इसको। तो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू सेट b, यानी कि द रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू सेट b आल्सो टर्म्ड द सेट डिफरेंस ऑफ b एंड a। तो यानी कि अगर हम कहें रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू a b, तो उसका अर्थ क्या होता है कि सेट डिफरेंस कर रहे हैं हम किसका, b एंड a का। b एंड a का मतलब b माइनस a है, सेट डिफरेंस ऑफ b फ्रॉम a। तो जिसको हम इस तरीके से लिख रहे हैं। अभी आपने देखा था कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ a में हम लोगों ने इस तरीके से लिखा था, वहाँ नोटिस कीजिए, आप ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों ने इस तरीके से लिखा था ये। तो यहाँ पर u लिखा गया था, चूँकि हम u से a को घटा रहे हैं, u के ऐसे अवयवों का समुच्चय था जो a में ना हो। अब यहाँ पर इस तरीके से b के संबंध में बात कही गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, b के ऐसे अवयव जो a में ना हो, अर्थात b माइनस a। तो b माइनस a को ही लिखने का ये एक तरीका है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। लेकिन जब यहाँ पर b की जगह u हो जाता है, जब यहाँ पर b के स्थान पर u हो जाता है, तो उस समय फिर हम इसी को रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट ना कह करके एब्सोल्यूट कॉम्प्लीमेंट या फिर ओनली कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि सेट डिफरेंस जो होगा b का फ्रॉम a से, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, ठीक है। और ये किसके इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, तो b माइनस a, यानी कि b के ऐसे एलिमेंट जो a में ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसी चीज़ को और बेहतर तरीके से समझने के लिए, जैसे कि आपको बताया गया है, समुच्चय का पूरक क्या होता है, यानी पूरक, देखिए पूरक कहा जाता है, पूरक समुच्चय होता है। समुच्चय का पूरक भी क्या है, एक समुच्चय ही है। तो चाहे उसको समुच्चय का पूरक कहा जाए या यूं कहा जाए समुच्चय का पूरक समुच्चय, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो इसकी डिफिनीशन देखिए यहाँ लिखा हुआ, जैसे मान लीजिए कि u एक सार्वत्रिक समुच्चय है और a क्या है, u का एक उप समुच्चय है। जब u सार्वत्रिक समुच्चय है तो निश्चित है कि a जो होगा वो उप समुच्चय ही होगा, यानी सबसेट होगा। तो a का पूरक समुच्चय, a का पूरक समुच्चय u के उन अवयवों का समुच्चय है जो a के अवयव नहीं है, यानी u के ऐसे एलिमेंट जो a में ना होंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, a का पूरक कहेंगे, ठीक है। इसी प्रतीकात्मक रूप में हम u के सापेक्ष a के पूरक को a डैश से निरूपित करते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, a डैश इक्वल टू है द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू u एंड x डज नॉट बिलोंग टू a, यानी x के ऐसे हो जो u में तो हैं लेकिन a में नहीं है। तो इसलिए हम जब a डैश फाइंड किया करते हैं, यहाँ डैश होगा, तो a डैश फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डैश है इस तरीके से। तो जब a डैश फाइंड किया करते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ a सेट फाइंड किया करते हैं, तो वो क्या आता है, u माइनस a आ जाता है। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर a के पूरक समुच्चय को हम लोग क्या कहते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय तथा a के अंतर के रूप में देखा जा सकता है, जो कि a डैश किसके बराबर है, u माइनस a के बराबर। माइनस किस तरीके से करना है, डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, ये चीज़ आपको पहले भी बताई जा चुकी है। तो इसलिए यहाँ पर उस चीज़ को हम यहाँ पर विशेष फोकस नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं वेन डायग्राम की बात आती है कि वेन डायग्राम हम कैसे शो करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये u है, u को आपको पहले से ही पता है कि u हमेशा हम लोग रेक्टेंगल यानी आयत में के द्वारा निरूपित करते हैं, और सामान्य समुच्चय जो होते हैं उनको सर्कल के द्वारा या फिर इलिप्स के द्वारा, यानी कि दीर्घ वृत्ताकार चीज़ों पे, यानी कि अंडाकार आकृतियों में भी व्यक्त कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर a है और a में आपको वाइट दिखाई दे रहा है, यानी उसको छायांकित नहीं किया गया। एक्चुअली ये a का पार्ट है, बट यहाँ पर जो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो a डैश कर रहे हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, यानी a का पूरक समुच्चय, जो कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ लिखने का मतलब नहीं कि इसका क्षेत्र यहाँ पर है, इसका क्षेत्र कहाँ पर है, इसका क्षेत्र ये सभी है, ये पूरा भाग
यानी ए को छोड़ दिया जाता है, तो ये जो पूरा भाग आपके पास दिखाई दे रहा है ये सब क्या कहलाएगा, ए को छोड़ करके ये पूरा भाग जो आपके पास दिखाई दे रहा है ये क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यानी ए डैश को निरूपित कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छायांकित भाग समुच्चय ए के पूरक ए डैश को दर्शाता है। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पर एक और वेन डायग्राम के माध्यम से समझ लीजिए आप। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ यहाँ पर एक ये आयत है जो कि यू होगा और ये कोई सेट मान लीजिए ए ही दिया गया है। तो इफ़ ए इज़ द एरिया कलर्ड रेड इन द इमेज, यहाँ पर क्या है, अगर हम ए को कहें कि ये जो रेड से कलर्ड है ये ए है, ये क्या है, ए है, तो उस स्थिति में ए डैश क्या होगा, तो उस स्थिति में देखिए ए डैश को नीचे दर्शाया गया है, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज एवरीथिंग एल्स, यानी इसको छोड़ करके बाकी जो चीज़ें बचती हैं, तो बाकी चीज़ें कौन कौन सी बच रही हैं, तो बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चीज़ें बच रही हैं, ये जो चीज़ें हैं तो वो क्या कहलाएंगी, ए डैश को निरूपित करेंगी। ठीक है, अब आप यहाँ जैसे देख सकते हैं उदाहरण के माध्यम से भी आपको यहाँ समझाने की कोशिश की जा रही है। जैसे यहाँ पर u जो दिया गया है उसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड एक एलिमेंट है 1 3 5 7 9, तो आपको ए डैश ज्ञात करना है। अब आप देखिए कि ए डैश का मतलब क्या हुआ, u माइनस ए डैश मतलब u माइनस ए, यानी कि ए के ऐसे यू के ऐसे अवयव जो ए में ना हो। तो आप ढूंढ के पता लगाइए कि ऐसे कौन कौन से अवयव हैं यू में जो ए में नहीं है। तो देखिए 2 4 6 8 10 ये ऐसे एलिमेंट हैं जो ए में नहीं है, जबकि 1 3 5 7 9 एक एलिमेंट हैं जो कि यू में भी मौजूद हैं। तो यहाँ पर ए डैश क्या आ जाएगा, देखिए ए डैश के एलिमेंट क्या हो जाएंगे 2 4 6 एंड 6 8 एंड 10। तो ये हो गया आपका क्या, ए डैश। ठीक है, अब यहाँ पर एक और बात देखने को मिल रही है, अगर हम ए डैश का फिर से पूरक समुच्चय निकालें यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश, तो वो क्या होगा। तो आइए देखते हैं डिफिनीशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर जैसे दिया गया है कि ए डैश होल डैश, ए डैश का होल डैश, ठीक है, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए पढ़ा जाता है इसको। तो इसमें देखिए क्या दर्शाया गया है, क्या कहा गया है कि द सेट ऑफ एक्स all x such that x belongs to u and x does not belong to a dash, यानी a dash में ना हो, ये तो डिफिनीशन कहती है। तो चूंकि a dash का हम पूरक समुच्चय निकाल रहे हैं तो a dash में नहीं होंगे और u में होंगे। तो ऐसे कौन से एलिमेंट हैं u के ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो कि ए डैश में नहीं है। तो जाहिर सी बात है वही 1 3 5 7 9, तो 1 3 5 7 9 हमने लिखा और आप देख सकते हैं ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो यहाँ से क्या बात क्लियर होती है कि ए डैश होल डैश, ए डैश का होल डैश किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। यानी किसी समुच्चय के पूरक समुच्चय का पूरक समुच्चय स्वयं के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट गुणधर्म है जो कि आपको यहाँ बताया जा रहा है। तो देख सकते हैं पहला नियम पूरक नियम है, यानी ए यूनियन ए डैश इक्वल टू यू आ जाता है। देख सकते हैं इसी कारण से इसका नाम क्या है, पूरक है। पूरक का मतलब पूर्ण कर देना। अगर हम कहें ए की बात करें और ए डैश की बात करें तो अभी दोनों ही अधूरे हैं। अधूरे का मतलब जब तक यू नहीं बन जाता है तब तक हम अधूरा ही मानते हैं, क्योंकि यू में ही सबसे ज़्यादा अवयव होंगे, या यूँ कहें कि सभी एलिमेंट जितने भी चर्चा में सम्मिलित होंगे वो सभी एलिमेंट यू में होते हैं, यानी यूनिवर्सल सेट में होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए और ए डैश अभी अधूरे हैं, ए और ए डैश दोनों ही क्या हैं, अधूरे हैं। तो उनको पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनको एक दूसरे का यूनियन करना पड़ेगा। और अगर यूनियन कर दिया जाए तो पूरा हो जाता है काम, यानी कि यू मिल जाता है। तो इसी कारण से ए को ए डैश का पूरक कहते हैं और ए डैश का पूरक ए को कहते हैं, यानी एक दूसरे के ये क्या हो गए, पूरक हैं, ये एक दूसरे के पूरक हो गए। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल टू 5। तो देखिए इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। जैसे ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया कि ए और बी में जो अवयव कॉमन होंगे वही आ जाएंगे यहाँ पर।
पर अगर ए और बी में कुछ भी कॉमन ना मिले, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा तो क्या आएगा, रिक्त समुच्चय, यानी कि फाई प्राप्त हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ए में कौन से अवयव होंगे, जो दिए गए होंगे, और ए डैश में वो अवयव होंगे जो ए में नहीं होंगे, एक शर्त है। यानी ए डैश में यू के ऐसे अवयव होंगे जो ए में नहीं होंगे। तो इसलिए ये बात निश्चित हो जाती है कि ए डैश और ए में कुछ कॉमन मिलने वाला नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल टू फाई। ठीक है। नेक्स्ट जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अभी हम आगे इसी वीडियो में डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ जैसे डिमॉर्गन का नियम। तो ये दो नियम डिमॉर्गन के हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट हैं, तो जिनको आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ए यूनियन बी होल डैश। देखिए ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है डैश, इसी को हम क्या पढ़ेंगे, होल डैश। तो ए यूनियन बी होल डैश इक्वल है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए यूनियन बी होल डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। और इसका सेकंड नियम जो है, तो यहाँ देखिए थोड़ा सा कुछ मिसप्रिंटिंग है, तो यहाँ पर देखिए डैश लगा हुआ है। तो ए इंटरसेक्शन बी होल डैश इक्वल क्या हो जाएगा, ए डैश यूनियन बी डैश। ए इंटरसेक्शन बी होल डैश इक्वल हो जाएगा ए डैश यूनियन बी डैश। अभी आगे इनको हम विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर नेक्स्ट देख सकते हैं द्विपूरक नियम, यानी दो बार पूरक निकाला गया, इसके भी चर्चा पीछे कर चुके हैं। तो ए डैश होल डैश किया गया तो क्या आ गया, ए आ जाएगा। यानी ए के पूरक समुच्चय का पूरक समुच्चय स्वयं ए के बराबर होगा। अब यहाँ देखिए फाई डैश और यू के नियम कुछ बताए गए, यानी फाई और यू के नियम बताया जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ फाई डैश की बात कर रहे हैं तो क्या आएगा, यू आ जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा इस बात पर कई लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि अगर फाई डैश यू के बराबर क्या हो गया। तो ज़रा देखिए, अभी डिफिनीशन आपके पास क्या है कि ए डैश जो होता है वो क्या होता है, यू माइनस ए होता है। तो अगर हम ए के स्थान पर क्या लिख दें, फाई लिख दें, तो फाई डैश क्या बन जाएगा, यू माइनस फाई। अब ज़रा देखिए, विचार करिए इस पर कि यू माइनस फाई का मतलब क्या हुआ, यू के ऐसे अवयव, यू के ऐसे अवयव, इस यू के ऐसे अवयव जो फाई में ना हो। तो दरअसल फाई में तो कुछ है ही नहीं, तो यू के जितने भी अवयव होंगे वही आ जाएंगे, अर्थात फाई डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है फाई डैश इक्वल टू यू। ठीक है। तो इसी तरीके से अगला नियम यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यू डैश इक्वल टू फाई। इसको भी समझते हैं। यू डैश इक्वल टू फाई का मतलब देखिए, तो वही जैसे ए डैश बराबर क्या होता है, यू माइनस ए। तो अगर हम यू डैश करें तो जहाँ पर ए, वहाँ पर मतलब एक स्थान पर यू रख रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक स्थान पर क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। तो यू माइनस यू क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। चूँकि आपको मालूम है कि ए डैश, या फिर यूँ कहे कि ए माइनस ए क्या होता है, फाई होता है। तो ए माइनस ए या फिर ए डैश माइनस ए डैश, ये सब क्या हो जाएंगे, फाई के इक्वल हो जाएंगे। क्योंकि किसी समुच्चय से उसी समुच्चय को घटाने पर हमेशा रिक्त समुच्चय प्राप्त होता है। तो इसीलिए यू डैश यानी यूनियन यानी यूनिवर्सल सेट का जो पूरक समुच्चय होगा वो क्या होगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। और रिक्त समुच्चय का जो पूरक समुच्चय होगा जाएगा वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो ये भी अच्छे नियम है। अब यहाँ पर देखिए एक और महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है टिप्पणी के माध्यम से, लिखा हुआ यदि ए सार्वत्रिक समुच्चय यू का एक उप समुच्चय है तो ए डैश भी यू का एक उप समुच्चय होता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर, अभी इसी बात की यहाँ पर चर्चा की गई थी कि ए यूनियन ए डैश इक्वल यू के मिल जाता है। यानी हम कह सकते हैं ए के सभी अवयव तो यू में है, डेफिनेशन से है सार्वत्रिक समुच्चय के, और ए डैश के भी सभी अवयव कहाँ पर हैं, यू में ही हैं। ए डैश के भी सभी अवयव यू में होंगे और ए के भी सभी अवयव यू में होंगे। तो इसलिए हम कहते हैं ए क्या है, उप समुच्चय है यू का। तो फिर ए डैश भी तो उप समुच्चय है यू का। तो चाहे ए हो चाहे ए डैश हो, दोनों ही यू के क्या हो जाते हैं, पूरक समुच्चय हो जाते हैं। और एक खास बात यहाँ पर और बताना चाहेंगे कि जो ए और ए डैश हैं ये सेट यू को विभाजित कर दे रहे हैं, यानी हम उनको विभाजन समुच्चय भी कह सकते हैं। तो ए और ए डैश
यू के क्या हो गए, विभाजन समुच्चय हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से इन्हीं चीज़ों को और थोड़ा क्लैरिफाई किया जा रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि ये लिखा हुआ यू के एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, ए के एलिमेंट है 2 3 एंड बी के एलिमेंट है 3 4 5। ए डैश बी डैश ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश एंड ए यूनियन बी आपको फाइंड करना है। फिर कहा गया है फिर सिद्ध करना। सिद्ध करने का मतलब यहाँ पर देखिए सिद्ध नहीं करना है, ये आपको सत्यापित करना है। कहा जरूर जा रहा है सिद्ध करना, लेकिन ये क्या करना, सत्यापित करना। सिद्ध करना एक अलग प्रक्रिया है जिसको आप बाद में डिस्कस किया जाएगा यहाँ पर। तो देख सकते हैं हम सबको फाइंड करेंगे। तो ए डैश का मतलब क्या हुआ, ए डैश का मतलब हुआ यू के ऐसे एलिमेंट जो ए में ना हो। देखिए यू में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड 6 है। ए में क्या है, 2 3 है, तो 2 3 को हटा दीजिए तो क्या बचता है 1 4 5 6, 1 4 5 6। बी डैश की बात करते हैं, देखिए बी डैश की बात कर रहे हैं तो बी में देखिए कितने एलिमेंट हैं, कौन कौन से एलिमेंट हैं, 3 4 5। तो 3 4 5 हटा दीजिए तो क्या बचता है 1 2 6, 1 2 6, तो बी डैश में आ जाते हैं। फिर अगर हम दोनों की इंटरसेक्शन की बात करें, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की बात करें, तो यहाँ 1 6 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 1 6 है, तो 1 6 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाता है। अब ए यूनियन बी निकालते हैं। ए यूनियन बी का मतलब हो गया ए और बी के अवयवों को मिला दीजिए तो 2 3 3 4 5, यानी कि 2 3 4 5 ये एलिमेंट आ गए ए यूनियन बी के। अब अगर यहाँ देखिए हम इसका भी पूरक समुच्चय निकालें तो ए यूनियन बी होल डैश, ए यूनियन बी होल डैश। अब देखिए कहने का मतलब ये है ए यूनियन बी का होल डैश का मतलब क्या हुआ कि ए यूनियन बी के ऐसे अवयव जो कि यू में ना हो। तो ए यूनियन बी में कौन कौन से अवयव हैं, 2 3 4 5, 2 3 4 5, क्या बचा 1 एंड इधर से 6। तो देख सकते हैं यहाँ 1 एंड 6 आ जाएगा। और आप देखिए आश्चर्य नहीं होगा आपको यहाँ पर, क्योंकि ये पहले भी बात बताई जा चुकी है डिमार्गन्स लॉ के अंतर्गत कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश किसके और जो ए यूनियन बी का होल डैश है वो सेम आ रहा है, देख सकते हैं आप। तो अतः सत्यापित भी हो जाता है कि ए यूनियन बी होल डैश इक्वल है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के, और दोनों ही एक ऐसे समुच्चय के इक्वल है जिसके एलिमेंट क्या आ रहा है यहाँ पर 1 एंड 6 आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए डिमार्गन्स लॉ को और बेहतर तरीके से अलग से डिफाइन करने की प्रक्रिया की गई है, तो उसको भी बहुत ध्यान समझिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिमार्गन्स लॉ। तो क्या है डिमार्गन्स लॉ, डिमार्गन ने कौन से नियम बताए, तो 2 नियम बताए, उन्हीं के बारे में यहाँ पर अध्ययन किया जा रहा है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ 2 सेट्स, ध्यान दीजिए, यानी 2 समुच्चयों के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, जैसे यहाँ आप यहाँ दे सकते हैं ये क्या है, ए यूनियन बी का होल डैश। इसको क्या पढ़ेंगे भाई, ए और बी 2 समुच्चय हैं जिनका यूनियन किया गया, और डैश लगाने का, होल डैश लगाने का मतलब है क्या है कि फिर ए यूनियन बी का क्या किया जा रहा है, कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया जा रहा है। तो वही बात बताई जा रहा है ऊपर कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ 2 सेट्स इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू द इंटरसेक्शन ऑफ दियर कॉम्प्लीमेंट्स, यानी उन समुच्चयों के जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं अलग अलग उनके इंटरसेक्शन के बराबर। तो आप यहाँ देखिए किसके बराबर है, ए यूनियन बी का होल डैश जो है, ए यूनियन बी का होल डैश किसके बराबर है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। मतलब क्या हुआ, जो ए और बी 2 समुच्चयों के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट है वो इन दोनों ही समुच्चयों के कॉम्प्लीमेंट्स के इंटरसेक्शन के बराबर है। इसी को हम, इस नियम को जो कहते हैं विच इज अ डिमार्गन्स लॉ ऑफ यूनियन, तो इसी को हम क्या कहते हैं, डिमार्गन्स लॉ ऑफ यूनियन, यानी यूनियन के संबंध में जो डिमार्गन ने नियम बताया उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। अब इंटरसेक्शन के बारे में भी बात बताई जा रही है। यहाँ देखिए द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। अब यहाँ ध्यान दीजिए 2 समुच्चयों के इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी होल डैश, मतलब ए और बी 2 समुच्चय जिनका इंटरसेक्शन किया जा रहा है, उसका होल डैश करने का मतलब यह है कि ए और बी दोनों समुच्चयों के इंटरसेक्शन का हम होल डैश कर रहे हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। किसके इक्वल होगा, तो आगे देखिए लिखा हुआ है इज इक्वल टू द यूनियन ऑफ दियर कॉम्प्लीमेंट्स, उन दोनों के कॉम्प्लीमेंट्स के यूनियन के इक्वल होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यह क्या लिखा हुआ है,
ए इंटरसेक्शन बी होल डैश इक्वल है ए डैश यूनियन बी डैश के, यानी ए और बी के इंटरसेक्शन का पूरक समुच्चय यानी होल डैश उन दोनों ही समुच्चय यानी ए और बी के अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्स यानी पूरक समुच्चयों के यूनियन के क्या है, बराबर है। इसीलिए इस नियम को क्या कहा जाता है, विच इज डिमार्गन्स लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, यानी ये डिमार्गन के नियम मतलब इंटरसेक्शन के लिए यानी सर्वनिष्ठ ज्ञात करने के लिए जो डिमार्गन ने एक नियम बताया वो कहलाता है। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देखिए अभी इसको सिद्ध नहीं किया जा रहा है, लेकिन आपने एक अभी लॉ को सत्यापित करके देख लिया है। तो आगे देखिए इन्हीं के थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से हम दोनों को अलग अलग फिर से सत्यापित कर रहे हैं। तो आप यहाँ जैसे अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक लेट यू के एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, बी के एलिमेंट है वही 2 3, बी के 3 4 5, यहाँ पर देख सकते हैं। अभी वही सेम क्वेश्चन है, तो हमने यहाँ पर इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक बार फिर से यहाँ देखिए ए बी था, ए यूनियन बी कर दिया गया, ए यूनियन बी का होल डैश किया गया तो वही 1 6 आ जाता है। फिर ए डैश आपको 1 4 5 6 आ जाता है, बी डैश में 8 1 2 6 आ जाता है। अगर इंटरसेक्शन की बात करें तो 1 6 आ जाता है, तो दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। अब आइए सेकंड जो लॉ है उसको भी यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर आप देखिए जो इस तरीके से चिन्ह यहाँ पर दिया गया, ये भी आपका क्या है, एक यूनिवर्सल सेट ही है। तो यूनिवर्सल सेट में दिया गया है, ये कहा जा रहा है ए के एलिमेंट है ए बी डी, बी के एलिमेंट है बी डी ई, प्रूव डिमार्गन्स लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। तो अब यहाँ पर देखिए ए बी दिए गए हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो दोनों में देखिए कॉमन क्या है, बी एंड डी कॉमन आ रहा है। तो देख सकते हैं ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी फाइंड हो गया हमारे पास। फिर अगर इसकी डैश की बात करते हैं तो ये आप देख सकते हैं यूनिवर्सल सेट में के ऐसे अवयव जो ए इंटरसेक्शन बी में ना हो, तो बी एंड डी को हटा दिया जाए इसमें से, तो क्या बचेगा, ए सी ई बचता है। तो ए सी ई आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं ए सी ई आ रहा है। फिर अगर हम कहें कि ए डैश की बात करते हैं, तो ए डैश की बात करते हैं तो ए के ऐसे अवयव जो कि यूनिवर्सल सेट में ना हो, सॉरी यू के ऐसे अवयव जो कि ए में ना हो, तो आप ए बी डी को हटा दीजिए, ए को हटा दिया, बी को हटा दिया, डी को हटा, क्या बचा, सी एंड ई। तो यहाँ देख सकते हैं सी एंड ई आ रहा है। इसी प्रकार से बी डैश का मतलब क्या होगा, यू के ऐसे एलिमेंट जो कि बी में ना हो, तो बी डी ई को हटा दीजिए, बी को हटा दिया, डी को हटा दिया, ई को हटा दिया, क्या बचा, ए एंड सी बच रहा है यहाँ पर। तो ए एंड सी आ जाएगा। अब अगर हम दोनों की यूनिट की बात करें यानी ए डैश और बी डैश की यूनिट की बात करें, तो ए सी ई इसमें है, ए सी इसमें है, तो क्या बन जाएगा, ए सी ई आ जाता है, ए सी ई आ जाता है। और आपने यहाँ पर देखा था, इसमें ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्या आया था, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी होल डैश में भी वही एलिमेंट आए थे, और ए डैश यूनियन बी डैश में भी सेम वही एलिमेंट आ रहे हैं। तो हम 1 और 2 इन दोनों से क्या पता चल सकता है हमें कि दोनों बराबर हो गए। तो ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इक्वल है ए डैश यूनियन बी डैश, विच इज अ डिमार्गन्स लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिमार्गन्स लॉ है यहाँ पर इसकी बात कही जा रही है। तो आशा है कि आपको इन सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि पूरक समुच्चय क्या होता है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। उससे संबंधित यहाँ पर कुछ गुणधर्म की भी चर्चा की जा रही थी, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इसके पहले की जो भी चीज़ें हैं आपको आनी चाहिए। तो इसीलिए जिनको भी जो भी स्टूडेंट्स को चीज़ें पढ़नी है या आगे की चीज़ें देखनी है, समझनी है, तो वो समुच्चय के चैप्टर को प्रारंभ से देखें, स्टार्टिंग से ज़रूर देखें। स्टार्टिंग से आप देखेंगे तभी आपको बेहतर समझ में आ पाएगा। स्टार्टिंग से ही आप चलें और एक एक चीज़ पर बार बार कमांड करें, समझें, पढ़ें, एक एक चीज़ को बारीकी से समझें। क्योंकि देखिए बहुत सी ज़्यादा बारीक से बारीक चीज़ें यहाँ पर आपको बताई जाती हैं, और मैथमेटिक्स में अगर इतनी बारीकी से अध्ययन नहीं किया जाता है तो उस अध्ययन का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमें जो अध्ययन करना चाहिए वो इसी प्रकार से।